नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखें, हमने जो ये चैनल बनाया था तो इस चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक विद्यार्थी के घर घर में इस टेक्निकल को पहुंचाने हम जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आती हैं प्रत्येक वैकेंसी में सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आती है वो मशीन ही आती है। अरे दोस्तों क्या आती है? मशीन। यदि आईटीआई के अलावा यदि कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं तो सेकेंड ईयर में उनके में मशीन चलती है, जिसमें कोड है 206। सब्जेक्ट कोड है उनका 206 कोड, और 206 कोड में पहला ही लेसन आता है उनका डीसी जनरेटर। अरे क्या आता है? डीसी जनरेटर। जबकि विद्यार्थी जो आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं उनका हमारे चुंबक के बाद में ये लेसन आता है डीसी जनरेटर। तो आज हम इस डीसी जनरेटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारा, क्योंकि हर एग्जाम में या तो मशीन है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, उसके बाद में सिंगल फेज मोटर, ट्रांसफार्मर, हमेशा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। बहुत विद्यार्थियों के कमेंट होते हैं कि सर हमें तो ये मशीनें कभी आज तक समझ में ही नहीं आई। डिप्लोमा वाले विद्यार्थी जब मेरी ऑफलाइन क्लास में आते थे तो वो भी ये कहते थे सर हमें आज तक कॉलेज में कभी भी किसी टीचर ने बहुत अच्छी तरह से नहीं समझाया। तो आज विद्यार्थियों इस डीसी जनरेटर को आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं लेके आ रहा हूँ। डीसी जनरेटर, इस डीसी जनरेटर को हमने निमी भाषा में बोलेंगे जनित्र। अरे क्या बोलेंगे? जनित्र। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, इस जनित्र का एक इंट्रोडक्शन। अरे दोस्तों हमने कहा एक जनित्र की बात कर लें। एक जनरेटर को निमी भाषा में आपने कह दिया एक जनित्र, क्योंकि आजकल एग्जाम की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज यदि है तो आपकी है निमी लैंग्वेज है। और इस निमी लैंग्वेज को ही हमें साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को यदि हमें समझना है तो इस निमी भाषा को हमें लेके चलना पड़ेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस जनरेटर के परिचय की बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करें दोस्तों क्या कहेंगे, जनरेटर की परिभाषा देंगे। एक ऐसी मशीन जो हम कहेंगे हमारे पास में एक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। एक मशीन का नाम दिया आपने एक यांत्रिक ऊर्जा, और इस यांत्रिक ऊर्जा को एक वैद्युतिक ऊर्जा में हमने एक छोटी सी परिभाषा बोर्ड पर लगा दी दोस्तों, कि हमने कहा कि हमारे पास में एक ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद में दूसरी ऊर्जा है वैद्युतिक ऊर्जा, और उसके बाद में मैंने लिख दिया केवल जनरेटर। अरे क्या केवल क्या लिख दिया? जनरेटर। तो दोस्तों देखिए मैं परिभाषा में क्या कह रहा हूं कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में। अरे दोस्तों मैंने कहा कि जो यांत्रिक ऊर्जा है मेरी मैकेनिकल ऊर्जा है, इसे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, अरे कौन सी ऊर्जा है? एक इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को ही क्या नाम दे दिया मैंने? जनरेटर। अरे क्या नाम दे दिया? जनरेटर। इस यांत्रिक ऊर्जा को, तो दोस्तों हम बात करें जनरेटर की छोटी सी परिभाषा लगा रहे हैं, किसी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में, मतलब एक मैकेनिकल ऊर्जा को इस इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को ही क्या नाम दे दिया? जनरेटर। अरे क्या नाम दे दिया? जनरेटर, या नाम दिया जनित्र। तो इसे जनित्र की छोटी सी परिभाषा दी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को ही क्या कहूंगा? जनरेटर। केवल जनरेटर की बात की हमने। अब हम बात करें अगली लैंग्वेज में, अगली परिभाषा में, कि यदि इस यांत्रिक ऊर्जा को, कि हमारे पास में जो ये है यांत्रिक ऊर्जा है, इस यांत्रिक ऊर्जा को एक एसी प्रकार की में, अरे दोस्तों मैंने कहा कि इस यांत्रिक ऊर्जा को यदि एक एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में और एक एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हो तो उसे हम बोल देंगे एसी जनरेटर। अरे क्या बोल देंगे उसे? एसी जनरेटर। या इस एसी जनरेटर को ही हम नाम दे देंगे अल्टरनेटर। अरे क्या नाम दे देंगे? अल्टरनेटर। अरे क्या नाम दे देंगे? अल्टरनेटर नाम दे देंगे। अल्टरनेटर को निमी भाषा में बोलते हैं प्रत्यावर्तक। अरे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक। दोस्तों देखिए बात कर रहा हूं मैं, एक एक वर्ड को साफ साफ आपको लेके चल रहा हूं। किसी यांत्रिक ऊर्जा को यदि एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हो तो उसे नाम देंगे एसी जनरेटर, या ऐसे ही बोल देंगे अल्टरनेटर, या इसी को क्या बोल देंगे? प्रत्यावर्तक कहेंगे। साहब क्या कहेंगे? प्रत्यावर्तक। हम कहेंगे कि यदि इस यांत्रिक ऊर्जा को, अरे दोस्तों हमने कहा कि यदि से यांत्रिक ऊर्जा को एक डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में,
अरे कौन सी प्रकार की में? डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हो तो उसे हम कहेंगे डीसी जनरेटर। अरे क्या बोल देंगे? डीसी जनरेटर। अरे आपने कहा डीसी जनरेटर की मुझे परिभाषा बताओ, तो मैंने कहा कि यदि इस यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हो तो उसे क्या बोल दूंगा? डीसी जनरेटर। तो देखिए आपको जनरेटर का परिचय दिया आपने, एसी जनरेटर का परिचय दिया और डीसी जनरेटर का परिचय दिया, तो तीनों की तीनों आपके अलग हुए, केवल एक जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। और हमारे इस लेसन का नाम भी जो है वो क्या नाम है? डीसी जनरेटर। अरे क्या नाम है? डीसी जनरेटर। तो आप कहोगे कि यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करें तो उसे बोल देंगे डीसी जनरेटर। अब बात आती है सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक अब यहां से स्टार्ट होता है कि जो आपका ये डीसी जनरेटर है, इस डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता क्या क्या होती है? अरे डीसी जनरेटर की निम्न में से मौलिक आवश्यकता है या डीसी जनरेटर की निम्न में से मौलिक आवश्यकता नहीं है? तो दोस्तों हमने टॉपिक लगा दिया कि डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता। अरे डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता दोस्तों हर एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप यहां से नहीं होता, इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। तो आपने कहा डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं। अरे डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं की बात कर रहे हैं साहब हम, कि यदि उस डीसी जनरेटर को आप डीसी प्रकार की एक वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न करनी है तो उनको किन किन चीज़ों की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने कहा सबसे पहली जो मौलिक आवश्यकता है ना मेरी, क्या होनी चाहिए साहब? यांत्रिक ऊर्जा। पहली जो मौलिक आवश्यकता है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए? एक यांत्रिक ऊर्जा होनी चाहिए। पहली डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। क्यों? क्योंकि यह क्या कर रहा है? इस यांत्रिक ऊर्जा को ही किस में कन्वर्ट करेगा? एक वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो पहली मौलिक आवश्यकता होगी मेरी यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद में मैंने कहा आर्मेचर। दूसरी मेरी मौलिक आवश्यकता रही एक आर्मेचर। अरे डीसी जनरेटर की दूसरी मौलिक आवश्यकता मेरी क्या रही? आर्मेचर। अरे मैंने कहा तीसरी मौलिक आवश्यकता रही मेरी चुंबकीय क्षेत्र। अरे दोस्तों तीसरी मेरी जो मौलिक आवश्यकता रही वो रही चुंबकीय क्षेत्र। और चौथी मौलिक आवश्यकता रही मेरी कम्यूटेटर। अरे क्या रहा? कम्यूटेटर। और प्लस में लगा दी मैंने कार्बन की ब्रुश। अरे क्या लगा दी हैं? कार्बन की ब्रुश। तो देखिए दोस्तों बोर्ड पर आ जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने डिस्प्ले या एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसकी बात कर रहे हैं कि डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं। टोटल मौलिक आवश्यकता कितनी है हमारी? 4। अरे कितनी है? 4। जिसमें पहली मौलिक आवश्यकता क्या रहेगी? पहली वाली तो यांत्रिक ऊर्जा, नंबर दूसरा आर्मेचर, तीसरे को नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र और नंबर 4 को नाम दिया कम्यूटेटर प्लस कार्बन की ब्रुश। तो बात आती है, क्वेश्चन क्या आता है कि डीसी जनरेटर की निम्न में से मौलिक आवश्यकता है, तो ये तो सब हमारे सामने है 4। अब क्वेश्चन को यदि उल्टा कर दे, यदि आपसे कहे कि यदि निम्न में से डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता नहीं है, अरे ये तो है, अब इसके अलावा हमारी नहीं है, तो कौन सी मौलिक आवश्यकता हमारी नहीं होती? सब तो नहीं होती, उनको अलग लिख लेते हैं अपन। तो वो मौलिक आवश्यकता नहीं होती, कौन कौन सी नहीं होती? आपने कहा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। अरे क्या नहीं होती? वैद्युतिक ऊर्जा नहीं होती साहब, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हमारी जो मौलिक आवश्यकता है यांत्रिक ऊर्जा, जबकि क्या नहीं है? वैद्युतिक ऊर्जा उसकी मौलिक आवश्यकता नहीं है। अरे आपने कहा क्या है? आर्मेचर। अरे क्या है? आर्मेचर, जबकि क्या नहीं होगा? रोटर नहीं होगा। अरे दोस्तों क्या नहीं होगा? रोटर। क्यों? क्योंकि डीसी मशीन के घूर्णन गति करने वाले भाग को कहा जाता है आर्मेचर। अरे दोस्तों क्या कहेंगे? आर्मेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, क्योंकि आर्मेचर और रोटर सेम बता देते हैं, पढ़ाने वाले टीचर सेम बता देते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों रोटेटिंग कर रहे हैं, घूम रहने वाले भाग हैं। तो आप कहोगे कि डीसी मशीन के घूर्णन गति करने वाले भाग को क्या कहेंगे? आर्मेचर। और जबकि एसी मशीन के घूर्णन गति करने वाले भाग को क्या कहेंगे? रोटर। दोस्तों क्या कहेंगे? रोटर। तो यहां उसकी मौलिक आवश्यकता क्या नहीं होगी? रोटर नहीं होगा साहब। तीसरे में कहा
अरे कम्यूटेटर, अरे कम्यूटेटर के स्थान पर हम लेंगे स्लिप रिंग। अरे दोस्तों क्या लेंगे? स्लिप रिंग, क्योंकि कम्यूटेटर डीसी मशीन में होता है, क्योंकि एसी को किस में कन्वर्ट करना होता है? डीसी में, जबकि एसी मशीनों में क्या लगी होती है? स्लिप रिंग। तो हमने कहा कि डीसी जनरेटर की निम्न में से मौलिक आवश्यकता कितनी होती है? 4, जबकि कौन कौन सी नहीं होती? तो 3 नहीं होती। नंबर 1 वैद्युतिक ऊर्जा, नंबर 2 रोटर, और नंबर 3 स्लिप रिंग। तो ये थी आपका, ये टॉपिक था आपका डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं। अगला हम टॉपिक लेते हैं, आगे चलते हैं इस लेसन में। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताओं। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला हम टॉपिक जो लेते हैं वो आपका टॉपिक है डीसी जनरेटर का सिद्धांत। अरे दोस्तों, आपने कहा कि जो डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, या डीसी जनरेटर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम बात करते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका नहीं आता। अभी मुंबई मेट्रो की एग्जाम हुई थी, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। तो हम बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर का सिद्धांत। और डीसी जनरेटर के जो सिद्धांत है, आप कहोगे कि यह फैराडे की है। और डीसी जनरेटर जो है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय है, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे दोस्तों, हमने कहा कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आप डीसी मोटर की बात करोगे तब सिद्धांत हमारा अलग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, तो डीसी मोटर जब लेसन पढ़ाऊंगा तब वहां ये चीजें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन डीसी जनरेटर के सिद्धांत की बात करोगे तो आप कहोगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ऐसा। अब ये सिद्धांत हमारा कहता क्या है? अरे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत हमारा कहता क्या है? तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमारी मौलिक आवश्यकता कितनी थी? 4। कितनी थी? 4। नंबर 1 आपने कहा यांत्रिक ऊर्जा, नंबर 2 नाम दिया आर्मेचर, नंबर 3 दिया चुंबकीय क्षेत्र, और नंबर 4 में दिया कम्यूटेटर प्लस स्लिप रिंग। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमारे पास में वो 4 चीजें मौजूद होनी चाहिए। चलो दोस्तों, मैं आपको विद डायग्राम के साथ में हम इस सिद्धांत को समझते हैं। सबसे पहले मैंने साहब एक लिया चुंबकीय क्षेत्र, पहली मौलिक आवश्यकता ली चुंबकीय क्षेत्र। अरे दोस्तों क्या लिया? चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मुझे इस चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में मैंने कहा ये मेरा रहा एन ध्रुव जो है नॉर्थ पोल है, एस ध्रुव जो है ये मेरा एक साउथ पोल है। अरे मैंने इस नॉर्थ पोल को एक उत्तरी ध्रुव कहा। अरे क्या कहा? उत्तरी ध्रुव। और जबकि इसको क्या कहा? एक दक्षिण ध्रुव कहा। इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। अरे दोनों को मैंने, इस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये बनने वाला मेरा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। अरे दोस्तों क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र रहेगा साहब। तो पहली मेरी मौलिक आवश्यकता आ चुकी है चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में मैंने रहा आर्मेचर, हमने लिया आर्मेचर। दूसरी मौलिक आवश्यकता ली हमने आर्मेचर। अरे दोस्तों क्या लिया? आर्मेचर। आर्मेचर को ए से हमने व्यक्त कर दिया। इस आर्मेचर का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरा सिरा और ये चौथा सिरा, इन चारों सिरों को मैंने ए बी सी डी से एक प्रदर्शित कर दिया, आपको दर्शाने के लिए प्रदर्शित कर दिया मैंने। तो दूसरी मेरी मौलिक आवश्यकता रही आर्मेचर। तो पहली मौलिक आवश्यकता ने कहा आपने चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा आपका आर्मेचर। इस आर्मेचर के आगे हमने लगा दिया कम्यूटेटर। अरे दोस्तों क्या लगा दिया? कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर के ऊपर लगी होती है हमारी कार्बन की ब्रुश लगी होती है। अरे दोस्तों क्या लगी होती हैं? कार्बन की ब्रुश। तो ये बनने वाला रहा मेरा कम्यूटेटर। अरे क्या रहा? कम्यूटेटर प्लस की नाम दिया कार्बन की ब्रुश। दोस्तों ध्यान देना, बोर्ड पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डीसी जनरेटर के सिद्धांत और डीसी जनरेटर का सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो डीसी मोटर का सिद्धांत भी सेम वर्किंग करेगा। लेकिन हम बात करेंगे वहां जाकर डीसी मोटर पर, लेकिन डीसी जनरेटर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो डीसी जनरेटर के सिद्धांत को समझने के लिए हमने कहा मौलिक आवश्यकता कितनी है हमारी? 4। मौलिक आवश्यकता में नंबर 1 क्या लिया? चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 2 आर्मेचर और
नंबर तीसरा कम्यूटेटर प्लस कार्बन की ब्रूस। अब चौथी मौलिक आवश्यकता नहीं है, कौन सी नहीं है? वो नहीं है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। अब जैसे ही इस आर्मेचर को हम घुमाएंगे तो हम कौन सी ऊर्जा देंगे? यांत्रिक ऊर्जा। क्या देंगे? यांत्रिक ऊर्जा। तो हम बात करते हैं, आपने कहा डीसी जनरेटर हमारा फैराडे की, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यह सिद्धांत हमारा क्या कहता है ऐसा? तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को, और धारावाही चालक कौन है यहाँ पर? आर्मेचर। अरे दोस्तों ध्यान देना, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं आपको कि यहाँ पर धारावाही चालक कौन है? आर्मेचर। तो इस आर्मेचर को यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गतिमान किया जाए, किसको इस प्रकार से घुमाया जाए, किसी चालक के चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। साहब क्या पैदा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लक्स उत्पन्न होगा। अरे दोस्तों क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स। और फ्लक्स एक दूसरे का करेगा छेदन। अरे क्या करेगा? छेदन, मतलब काटेगा एक दूसरे को, और जिसके परिणाम स्वरूप एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। यही सिद्धांत हमारा क्या कहलाएगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। और डीसी जनरेटर हमारा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने बात की है कि डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार से गतिमान किया जाए, मतलब इस आर्मेचर को घुमाया जाए, किस आर्मेचर के चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, जिसके परिणाम स्वरूप क्या पैदा होगा? फ्लक्स। और फ्लक्स एक दूसरे का क्या करेगा? छेदन। अरे क्या करेगा? छेदन। और जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। और यही सिद्धांत हमारा क्या कहलाएगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहलाएगा। और इसी सिद्धांत पर डीसी जनरेटर हमारे कार्य करता है। तो ये था आपका डीसी जनरेटर का सिद्धांत। अगले टॉपिक में हम जानेंगे डीसी जनरेटर का एक ईएमएफ समीकरण। अरे क्या जानेंगे? ईएमएफ समीकरण, मतलब एक ये विद्युत वाहक बल समीकरण। यदि आप उस विद्युत वाहक बल को समीकरण को जानना चाहते हो तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ। हम लगातार अगले हमारे वीडियो में हम बताएंगे आपको डीसी जनरेटर का हमारा सिद्धांत, समीकरण क्या कहता है, उसके न्यूमेरिकल सवाल आपके क्या होंगे। इस जनरेटर को मैं आपको अपनी सारी वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ में। जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दूसरा, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको आ चुकी है, आपके सामने आ चुकी है। टेक्निकल हेल्पर यूपीपीसीएल के अंदर भर्ती आ चुकी है। यूपीपीसीएल की आज फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अरे दोस्तों हो चुके हैं। तो अगली हमारी वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।